नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 3। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रशिया में 1905 से पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कंडीशन कैसी थी। सोशल कंडीशन अगर हम देखें तो वहाँ पर करीब 85% जो पब्लिक थी वो किस में लगी थी, 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में लगी थी। अगर हम देखें तो यूरोपियन अदर कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, वहाँ पर अगर देखें या अदर कंट्रीज़ को भी देखें कि इतने ज़्यादा लोग हमें एग्रीकल्चर में लगे हुए नहीं दिखते। अगर हम देखें तो फ्रांस और जर्मनी में यही परसेंटेज कितना होगा, 40 to 50%। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं रशिया में करीब 85% लोग जो थे वो किस में लगे थे, एग्रीकल्चर में लगे थे, वो खेती बाड़ी ही किया करते थे। अब अगर हम देखें, काफ़ी लोग थे जो गांव से जुड़े थे, काम कर रहे, बट गांव से जुड़े काफ़ी लोग जो थे वो जाके शहर में पूरी तरह से बस चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब खेती में इतने ज़्यादा लोग लगे हैं तो प्रोडक्शन भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इस वजह से ये अपना तो यूज़ करते ही थे, जो भी अनाज हो रहा है। उसके अलावा वो क्या करते थे, एक्सपोर्टर थे बहुत बड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी लोग लगे हुए हैं खेती में, जिसकी वजह से क्या है, खेती ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से ये अच्छा खासा अमाउंट में ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। इनमें कुछ जो थे वो स्किल्ड वर्कर थे, कुछ नॉन स्किल्ड वर्कर थे। तो ये क्या था, इसमें इस तरह से वो वर्कर्स जो थे थोड़ा डिवाइड थे इस तरीके से, कुछ स्किल्ड थे कुछ नॉन स्किल्ड थे। उसके अलावा उनमें अंतर था, स्किल्ड थे नॉन स्किल्ड थे, इस तरह से ये डिवाइड थे। इस डिवीज़न के बावजूद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि उनके किसी मालिक से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते थे, एक साथ वो स्ट्राइक पे भी आ जाया करते थे। तो ये हमने देख लिया सोशल कंडीशन किसकी, रशिया की सोशल कंडीशन हमने देख ली। अब हम आते हैं किस पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे आते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देखें तो एक तो एग्रीकल्चर से जो चीज़ हो रही है वो क्या कर रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज़ जो थी, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ही कम थी। इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल्स जो थे वो अब इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा करते थे। जो वर्कर्स थे उनके वो काम करते थे, लेकिन उसके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रखा गया था कि जो बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं उन पे नज़र रखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ये कि जो मिनिमम उनको अमाउंट मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो मिल रही है कि नहीं, काम के घंटे जो निश्चित हैं उस तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता था। हमने देखा कि जब 1890s वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। जब रशिया में रेलवे का काम शुरू होता है, रेलवे नेटवर्क जब एक्सपेंड होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टील एंड कोल का प्रोडक्शन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। कोल में देखें तो दुगनी वृद्धि होती है और स्टील में देखें अगर हम तो वो कितनी होती है, वो 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो कोल प्रोडक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है, आयरन एंड स्टील में अगर हम देखें तो वो 4 गुना तक हो जाता है। तो ये हमने देख लिया, क्या वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देख लिया कि वहाँ पर कुछ तो वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था अनाज। उसके अलावा फैक्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी, बट 1890s के बाद जब रेलवे एक्सपेंड होता है, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होता है, तो वहाँ पर फैक्ट्रीज जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है।
प्रोडक्शन जो होता है वो तेजी से बढ़ता है, वो दिखा। फिर पॉलिटिकल कंडीशन अगर देखें तो उसमें शासक वहाँ पे कौन था, जार था। तो जार जो था वो क्या था, पूरी तरह से ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पर निरंकुश था, वो पार्लियामेंट के नियमों को नहीं मानता था, जिसकी वजह से जो लिबरल्स थे उन्होंने निश्चित किया, उन्होंने योजना बनाई कि इसे हटाया जाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, जार के शासन को अंत करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया। तो इस तरह हमने देखा कि वहाँ पर सोशल कंडीशन क्या थी, वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। पॉलिटिकल कंडीशन ऑटोक्रेसी थी, जार का शासन जो था निरंकुश शासन उस समय पे था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970s। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिफोर 1970s जो रशिया की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किन वेज में अदर यूरोपियन कंट्रीज से डिफरेंट थी। तो अगर हम देखें, आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी किस में लगी थी, एग्रीकल्चर में लगी थी। ठीक है, तो करीब 85% वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ थी, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग लगे हैं तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर से जो उपज उन्हें मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो खुद तो यूज़ करते थे, उसके अलावा अच्छे खासे वो एक्सपोर्टर भी इसके थे। अब वो उन अनाजों को, इन उपज को वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, अब अगर हम देखें अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ पर यही परसेंटेज हमें 40 to 50% देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर रशिया में कितना है, रशिया में आपको दिखेगा 85%। ठीक है, अबाउट 85%, और यही प्रोपोर्शन अगर हम देखें बिटवीन 40 to 50% कहाँ पर, जर्मनी, फ्रांस, अगर इन जगहों पे हम देखते हैं तो, मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, लोग जो थे वो अपनी स्किल के तौर पर, वर्कर्स जो थे वो स्किल के तौर पर डिवाइडेड भी थे, वर्कर्स वर डिवाइडेड, सोशल ग्रुप, वो सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी डिवाइड थे, अपनी स्किल के आधार पर, अपने जो कंडीशंस थी उनके आधार पर वो क्या थे, वो डिवाइडेड भी थे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अगर कि जो रशिया की पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो किस तरह से अदर यूरोपियन कंट्रीज से डिफरेंट थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970s। 1970s में ज़ार के शासन का अंत क्यों हो गया। तो अगर हम देखें तो इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ज़ार के शासन का अंत हो गया। सबसे पहली चीज़ कि ज़ार जो था, ज़ार के शासन में ऑटोक्रेसी थी, निरंकुश था, अपनी मनमानी करता था। ठीक है, ज़ार ने क्या किया, अगर हम देखें तो ड्यूमा की बर्खास्तगी, इसका अगर बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें एक मेन रीज़न क्या है, ड्यूमा की बर्खास्तगी। ड्यूमा क्या था, ड्यूमा कुछ मेंबर्स की एक सभा थी कि कोई भी नियम जो है वो बनाए जाएंगे जिसमें कि ड्यूमा की सहमति जो है वो ज़रूरी होगी। ज़ार ने क्या किया, पहली ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया 75 डेज में। ठीक, दूसरी ड्यूमा उसने 3 मंथ के अंदर, 75 डेज, दूसरी ड्यूमा उसने 3 मंथ के अंदर ही बर्खास्त कर दी, और तीसरी ड्यूमा में उसने क्या किया, कंजर्वेटिव लोगों को रख दिया। पहले क्या था कि उसमें लिबरल्स भी रहेंगे, कंजर्वेटिव्स जो रूढ़िवादी हैं वो भी रहेंगे, क्रांतिवादी भी रहेंगे, लेकिन थर्ड ड्यूमा में उसने क्या किया, सारे कंजर्वेटिव लोगों को भर लिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा आ गया। तो ड्यूमा का जल्दी जल्दी भंग होना और कंजर्वेटिव लोगों को भर लेना, तो ये लोगों की नाराज़गी का कारण बना। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, ज़ार ने क्या किया, जल्दी जल्दी ड्यूमा को भंग किया। उसके अलावा जो ड्यूमा बनी उसमें भी वो क्या करता था, किसी भी रूल को अगर बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, वो ड्यूमा की सहमति नहीं लेता था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी हुई, पब्लिक का सपोर्ट उसके लिए कम हो गया, और बहुत सारे रीज़न है जो हम आगे देखेंगे जिसकी वजह से पब्लिक का सपोर्ट उसके लिए कम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ार की जो वाइफ थी ज़ारीना, वो कहाँ से थी, वो जर्मनी से थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट होता है, जिसमें कि वन साइड पे होते हैं रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये होते हैं। अदर साइड पे, अपोजिट साइड में हम देखते हैं तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि वन साइड पे रशिया है, अपोजिट साइड में जर्मनी दिख रहा है। अब जर्मनी से
क्या थी, जार की जो वाइफ थी वो जर्मनी से थी, वहाँ से उसके एडवाइजर्स आए हुए थे। तो लोगों को ये तो लगेगा ही कि जो जार है, जार क्या हो सकता है अपने जो इन लॉज हैं उनका सपोर्ट करे या फिर उसकी वाइफ सपोर्ट करे, और उसके अलावा जो वहाँ से आए हुए उसके एडवाइजर्स हैं वो कुछ भी एडवाइस कर सकते हैं, कि हो सकता है कि वो जो एडवाइस हो कि जार को लगे हाँ हमारे लिए, बट वो एडवाइस काम कर रही हो जर्मनी के लिए। तो इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था, और लोग जो थे जार की जो वाइफ थी उसके जो एडवाइजर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो इन सब चीज़ों से भी नाराज़गी जो थी वो बढ़ती गई। डिफीट ऑफ द आर्मी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी जो थी वो हारने लगी, पीछे हटने लगी। और आर्मी का हारना जो था वो इसका रीज़न था। फिर बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़, युद्ध था, युद्ध लंबा खिंच रहा था, इंडस्ट्रीज पे बैड इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो हमने पहले के भी क्वेश्चन में देखा कि रशिया में इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ही कम थी। जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, और उनके लिए जो सप्लाई होती थी अदर कंट्रीज से वो भी बंद हो गई, क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया था, उन रास्तों पे कब्जा हो गया था, किसका, जर्मनी का कब्जा हो गया था। तो जो इन्हें सप्लाई मिलती थी अदर कंट्रीज से वो भी बंद हो गई, तो इंडस्ट्रीज पे बैड इम्पैक्ट पड़ा। फिर लेबर शॉर्टेज जो थी वो कम हो गई। लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म होने लगी। तो वो हम देखते हैं। उसके अलावा युद्ध में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए, तो जिसकी वजह से वर्कर्स जो थे वो उनकी संख्या जो थी वो कम हो गई। फिर आगे हम देखते हैं फूड शॉर्टेज हो गई। क्यों? क्योंकि जब युद्ध चल रहा है तो जो सैनिक थे उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो अनाज था वो वहाँ जाने लगा, और यहाँ का जो मेन चीज़ें थी, आटा था, फ्लोर था, व्हीट फ्लोर था, ब्रेड था, इन सब चीज़ों की कमी होने लगी। तो फूड शॉर्टेज की वजह से कई बार जो दुकानें थी वहाँ पर अक्सर झगड़े हो जाया करते थे। रेजिमेंट ऑफ रेबलियन, या आर्मी जब थी, आर्मी क्या थी, जार की जो आर्मी थी, रशिया की आर्मी, जब वो हारने लगी वो लोग पीछे जाने लगे। पीछे जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो भी फसलें थी उन्हें नुकसान पहुंचाते चले गए, फसलों को मतलब तोड़ते उड़ते चले गए, जो बिल्डिंग्स थी उन्हें तोड़ते हुए चले गए, जिससे कि जो अदर कंट्री के लोग हैं जो भी उनके अपोजिट में है वो लोग वहां पर आकर छिप ना सकें। तो इस वजह से क्या हुआ कि आर्मी उनकी हार रही है और उसने इतना सब कुछ नुकसान भी कर दिया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हम देख रहे हैं कि फूड शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि जो अनाज था वो तो आर्मी के लिए जा ही रहा है, उसके अलावा इनकी सेना ने ही बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नुकसान कर दी थी। फिर रेजिमेंट ऑफ रेबलियन, जो रेजिमेंट थी उनका विद्रोह, क्योंकि जब लोगों का विद्रोह जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों जो सेना थी उसे विद्रोह बढ़ने पर क्या हुआ, सेना को बोला गया, जो घुड़सवार उनके थे तो उन्हें बोला गया कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, रेबेलियन जो हैं, उन पे गोली चलाई जाए। बट जो रेजिमेंट थी उसने ही क्या किया, विद्रोह कर दिया, उसने उन लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सारी सिचुएशन इस तरीके से बन रही है। सबसे पहले ड्यूमा का भंग होना, जार किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा है, उसकी वाइफ जो है वो जर्मन से है, तो लोगों को क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उधर जार सपोर्ट ना कर दे, या फिर उसके एडवाइजर्स जो हैं वो नुकसान ना कर दें। फिर आर्मी जो है हार रही है, हारते हुए पीछे हट रही है, पीछे हटते वो अपनी ही चीज़ों को नुकसान कर रही है, जिसकी वजह से उनके ही बहुत सारे लोग जो थे वो बेघर हो गए, शरणार्थी हो गए। फिर इंडस्ट्रीज पे भी बुरा असर पड़ रहा है ना। इस तरह क्या हो रहा है, सारी चीज़ें एक के बाद एक जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि हाँ जार को हटाना ही चाहिए। तो लेबर शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, रेजिमेंट ऑफ रेबलियन हो गया। तो जब रेजिमेंट ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। फिर ये रेजिमेंट थी, स्ट्राइकर, बहुत सारे वर्कर्स जो थे, यहाँ पर जो हमने लेबर शॉर्टेज देखा, बहुत सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने उस टाइम में हड़ताल भी कर दी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि कुछ लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, किसी इंडस्ट्री से लोगों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों ने स्ट्राइक की, लोगों ने डिमांड की कि उनके जो काम के घंटे हैं उन्हें घटाया जाए और उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। इसी दौरान में हुआ क्या कि जो ये टाइम चल रहा था, इसी टाइम में हुआ क्या कि महंगाई जो थी वो काफ़ी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, लोगों की जो इनकम थी उस पर 24% तक की कमी आ गई। तो महंगाई बढ़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सैलरी बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है, सैलरी घटने लगी। तो इस वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा रोष आ गया, लोगों ने स्ट्राइक कर दी लेबर्स ने, तो लेबर्स की वहाँ पर कमी होने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब रेजिमेंट थी, रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, उसके बाद रेजिमेंट और जो स्ट्राइक वर्कर्स थे वो सभी जहाँ पर ड्यूमा की
बैठक होती थी वहां पर इकट्ठा हुए, वहां पर उन सभी की बातचीत हुई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनकी सभा हुई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो डेलीगेशन थे, प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन जो था वो जार के पास गया, उसने जार से गद्दी पर से हटने को बोला। और ये सारे सिचुएशंस जो थी उनको देखते हुए फिर जार जो था गद्दी से हट गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जार के शासन का अंत किस तरह हुआ। ये सारी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से फिर डेलीगेशन मीटिंग हुई जार के साथ और जार को हटने से कहा गया और जार जो था फिर उसके बाद गद्दी पे से वो हट गया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट